ओके। हेलो एवरीवन। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या आना चाहिए? फोर्स के बारे में आना चाहिए। हमें किसके बारे में आना चाहिए? फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। ओके, जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था? फोर्स के बारे में सीखा था। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको फोर्स मोशन पता है तो हम अभी क्या सीखेंगे? फोर्स सीखेंगे, सॉरी वर्क सीखेंगे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड वर्क, तो हम इसके बाद क्या सीख सकते हैं? एनर्जी सीख सकते हैं कि एनर्जी क्या होता है। और एक बार आपको एनर्जी समझ जाएगा तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर भी हम समझ लेंगे, ठीक है। पावर भी इसी चैप्टर में आता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ वर्क। तो एग्जैक्टली वर्क होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है वर्क? आपको क्या लगता है कि वर्क होता क्या है? तो हम बोलते हैं कि वर्क का मतलब कोई भी काम। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कोई भी काम को हम क्या बोलते हैं कि वर्क है, ठीक है। जैसे कि टीवी देखना, ठीक है। तो अगर कोई इंसान टीवी देख रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये काम कर रहा है, एक तरह का काम है। पढ़ाई कर रहा है, काम है। खेल रहा है, काम है। ऐसा हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इसको भी डे टू डे लाइफ के अनुसार ये भी एक तरह का काम है। और खेलना कूदना, जैसे कि इधर एक गेम चल रहा है रग्बी का, तो ये भी काम है। ओके, ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन है जब हम वर्क वर्ड सुनते हैं तो। परंतु साइंटिफिकली, मतलब साइंस के लैंग्वेज में वर्क का मतलब ये नहीं होता है, काम नहीं होता है। बेसिकली वर्क का मतलब क्या? काम नहीं होता है। देन होता क्या वर्क? तो वर्क को एक प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाता है। ओके, तभी इसको माना जाएगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है, अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा तभी हम इसको वर्क कहेंगे, अदरवाइज वर्क नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मतलब क्या? कि वर्क को जीरो माना जाता है, ठीक है। जैसे कि इस केस में वर्क जीरो है, ठीक है। आप बोलोगे कैसे? मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इस केस में क्या है, वर्क जीरो है। लेकिन इस केस में जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? मैं भी बताता हूँ। तो पहला हम वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, देखो इधर देखो, कब वर्क कब माना जाएगा? जब कोई फोर्स अप्लाइड किया जाएगा। यानी क्या अप्लाई किया जाएगा? फोर्स। हमने फोर्स सीखा है। तो जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा किस पर? कोई भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस बॉल, इस बॉल पर मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, ठीक है। तो मैंने 5 न्यूटन का क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। और इस फोर्स की वजह से क्या हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ मूव किया। क्या हुआ? ये कुछ आगे मूव किया बॉल, ठीक है। मान लीजिए 2 मीटर इसने मूव किया। तो ड्यू टू दैट फोर्स क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हुआ है। मतलब क्या? बहुत सिंपल बात है। इन सिंपल लैंग्वेज कहना क्या चाहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। और इस फोर्स की वजह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, तभी हम इसको क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो हमने पिछले अभी केस देखा था, इसका मतलब ये कि देखो इस फर्स्ट केस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फर्स्ट केस पे तो क्या कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? टीवी देखने में कौन सा फोर्स लगता है? नहीं, बैठे बैठे देख रही है। ओके, तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इधर क्या हम बोलेंगे? वर्क क्या है? जीरो है। अभी देखो इस केस में क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है? ठीक है, हो सकता है क्योंकि बॉल है तो बॉल को सब एक दूसरे के पास फेंकेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा तो यस, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फोर्स भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी वर्क होगा, ठीक है। इस केस में हो सकता है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? कि अगर मान लीजिए इसने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है, बॉल का अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क जीरो है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि फोर्स, वर्क का मतलब क्या होता है? कि वर्क का मतलब होता है कोई फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से क्या होता है? एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये अपना वर्क का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन से हमने क्या बना लिया? फॉर्मूला बना दिया। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, जहाँ पर ये एफ का मतलब होता है वर्क, एफ का डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, एफ का मतलब होता है फोर्स और एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट।
ओके, मतलब कि वर्क क्या होता है बेसिकली, अगर कोई चीज़ में आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब कि अगर ये मूव करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि वर्क किया है इसने, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए, ओके इधर देखते हैं, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, W इजिकल टू एफ एस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मान लीजिए आपने क्या कि फोर्स अप्लाई किया, इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन बॉल क्या इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और आपने फोर्स अप्लाई करते करते इस पॉइंट पर ही लेके आया, यानी सेम पॉइंट पर लेके आ गए। तो सेम पॉइंट पर लेके आ गए तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी एस का वैल्यू जीरो हो गया। तो देखा जाए तो आपका वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो इस देख सकते हो कि ये जो ब्लू कार है, ये ब्लू कार है, ठीक है, इस वाइट कार पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, ओके, और फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्शन की बात आ जाती है कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं वर्क एज अ स्केलर फॉर्म, मतलब क्या कि हमें पता है कि जो हमारा फोर्स है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्क है, जो हमारा वर्क है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए एक चीज़ होता है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। ये क्या होता है बेसिकली, अगर फोर्स का जैसे कि W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, अगर इस केस में फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहा तो हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहा, मतलब क्या, मतलब कि एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इस फर्स्ट एग्जांपल में फोर्स, ये जो मैन है ये किधर, इस साइड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इसी साइड हो रहा है। तो दोनों के बीच जो एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। इस केस में देखिए कि जो ये एनिमल्स है, ये एनिमल ऊपर जा रहा है, ठीक है, एनिमल ऊपर जा रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ऊपर है। लेकिन जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे है, यानी फोर्स क्या है, नीचे है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कितने का एंगल है, एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है। और इधर देखिए जो बैग है, बैग के ऊपर फोर्स लगा है, इस फिगर से भी आप देख सकते हो फोर्स ऊपर लगा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, यानी कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इससे क्या समझ सकता है, समझ सकते हैं कि इससे ये समझ आता है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है इधर। तो अगर दोनों का डायरेक्शन अलग हो, फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला लाइक डायरेक्शन अलग रहा और डायरेक्शन सेम रहा तो पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन अलग है और सेम है, अगर हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इधर हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं और इस फॉर्मूला में हम क्या ऐड करते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या ऐड करते हैं, कॉस थीटा ऐड करते हैं। कॉस थीटा क्यों ऐड करते हैं, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन अभी बताना ठीक नहीं होगा। अभी आप समझ लीजिए कॉस थीटा हम ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल शो करने के लिए, ठीक है। कॉस थीटा क्यों ऐड करते हैं, एंगल शो करने के लिए। अभी आप पूछे कॉस थीटा होता क्या है, तो आप एक मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर है, मैथ के अंदर एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा आप ये पढ़ लोगे, ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझेगा। अभी के लिए आप मान लीजिए कॉस थीटा कुछ तो होता है और इसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। अभी वैल्यू कैसे पता चलता है, ये बेसिकली जब आप इस एंगल की जगह पर कुछ इनपुट डालोगे तो हमें आउटपुट मिलता है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर आप कॉस 0 डालोगे, इस एंगल की जगह पर 0 डालोगे तो आपका आंसर 1 मिलेगा। अगर आप कॉस 90 डालोगे, 90 डिग्री, तो आपका आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप कॉस 180 डिग्री डालोगे तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। और एक बता देता हूँ, कॉस 60 डालोगे, 60 डिग्री, तो आपको 1/2 मिलेगा, यानी हाफ मिलेगा, ठीक है। एक और बता देता हूँ, कॉस 30 डिग्री डालोगे तो आपको 3√√3/2 मिलेगा। अगर कॉस
45 डालोगे, ठीक है, एंगल, तो आपको 1/√2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू है, आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है इन सबको, मैंने इसे बता दिया फॉर जनरल नॉलेज। अगर आपको कुछ याद करना भी मन भी कर रहा है तो सिर्फ ये फर्स्ट वैल्यू याद कर लीजिए, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है और cos 180 -1 होता है। बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको बाद में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप मैथ के अंदर ये पढ़ोगे, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने कहा कि जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है ये होता है W = Fs, ठीक है। लेकिन अगर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई डायरेक्शन हो, यानी डायरेक्शन हो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक थीटा यूज़ करते हैं, यानी W = Fs cos थीटा हो जाता है, ठीक है। cos थीटा होता है, क्यों होता है ये मैं आपको भी बाद में समझेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, अभी बताना सही नहीं होगा। तो cos थीटा होता है और इस थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। क्यों 0 है, क्योंकि देखिए जो फोर्स है ये इस साइड है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस साइड है, दोनों सेम साइड में है, तो दोनों के बीच में 0 का डिग्री है। लेकिन इधर देखो सेकेंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऊपर है, पांडा ये ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये नीचे बुला रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 180 डिग्री क्रिएट होता है। और इस केस पे देखो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, यानी दोनों के जो 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, इसी तरह से एक और इधर देखिए, इसी तरह से कभी 30 डिग्री भी हो सकता है, कभी 45 डिग्री भी हो सकता है, कभी 60 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एंगल रहेगा तो आपको क्या करना है, इस cos थीटा के जगह पर एंगल का वैल्यू डाल देना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको cos थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ओके। जैसे कि अगर cos 30 है तो W = Fs cos 30 डाल देना है, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, Fs √3/2, ठीक है, हाँ 3/2 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो आई होपफुली आपको समझा होगा कि वर्क होता क्या है। वर्क इज़ नथिंग, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और जब हमें डायरेक्शन का बात करना रहेगा, ठीक है, देखो इधर भी हम डायरेक्शन का बात करते हैं, लेकिन इधर हम क्या यूज़ करते हैं, cos 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इसलिए हम इधर लिखते नहीं हैं। तो अगर डायरेक्शन अलग रहेगा, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है, ओके। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। इधर से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर 0 डिग्री रहा तो ओके, तो 0 डिग्री रहा मतलब क्या, हम बोलते हैं पॉजिटिव, वर्क डन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव है। अगर 90 डिग्री रहा तो क्या हो जाएगा, cos के जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 0 × एनीथिंग इज 0, यानी 0 वर्क डन, ठीक है। और अगर थीटा की जगह पर 180 आता है, 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, ठीक है, अपोजिट। तो अगर 180 आता है तो 180 आता है तो cos 180 आ जाएगा, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, और -1 × Fs क्या हो जाएगा, -Fs हो जाएगा, यानी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होपफुली ये भी आपको एग्जांपल समझ गया होगा। अभी हम बात करते हैं यूनिट का, ओके। यूनिट, हमने अभी तक यूनिट बात नहीं किया कि वर्क का यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला देखा था Fs, ठीक है, और बाद में हमने देखा कि अगर डायरेक्शन अलग रहा तो इसमें cos थीटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली cos थीटा होता क्या है आपको बाद में पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। कौन सा चैप्टर, ये वाला, ठीक है। मैथ में अभी जाके मत पढ़ना, अब जब समय आएगा तो आपको ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक आप पढ़ोगे, ठीक है। या तो मैं बता रहा था यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, तो देखो जो ये होता है एक नंबर होता है, ठीक है, तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर।
यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, दोनों अलग है क्या, नहीं, दोनों सेम है। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। जूल कौन है, एक साइंटिस्ट थे, इनके सम्मान में हमने क्या दे दिया, वर्क का यूनिट दे दिया, दैट इज जूल। ठीक है, तो एक जूल कितने न्यूटन मीटर के बराबर है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो 10 जूल, ठीक है, जे लिख जे, ठीक है, तो 10 जूल कितने न्यूटन मीटर के बराबर होगा, 10 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये एसआई यूनिट का बात कर रहा हूँ, एसआई। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीएस। ठीक है, सीजीएस, तो सीजीएस का बात करेंगे तो 1 जूल कितने, 10 का पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ज। ठीक है, ये अर्जी, इसको आई होपफुली अर्जी रीड करते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू इतना अर्ज के बराबर होता है, 10 का पावर 7। 10 का पावर 7 का मतलब क्या कि 1 के आगे 7 जीरो लगाऊँ, 2 2 4 2 6 और 1 7, इतना अर्ज के बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, इजी वाला एकदम, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अभी के लिए देखिए, रवि अप्लाइड अ फोर्स, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन, तो फोर्स दिया है कितने, 10 न्यूटन का फोर्स दिया है, 10 न्यूटन का फोर्स दिया है। एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कितना, 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा चीज़ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है, दैट इज इन द डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो इधर एंगल का बात नहीं किया ना, तो डायरेक्ट कौन सा फार्मूला यूज़ करना है हमें, ये नॉर्मल जो हमने देखा था, W इज इक्वल टू FS। ठीक है, ये यूज़ करना है, कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एंगल का बात किया जाएगा तभी हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे, और इधर सेम डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। तो 10 न्यूटन, और ये कितना, डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये ऐसा यूनिट में नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा आपको नहीं जम रहा है तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रिलेशन पता होना चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। ठीक है, देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 30 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 0.3 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 30 डाल देते हैं, फिर आंसर गलत आता है। क्यों, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसा यूनिट होना चाहिए। न्यूटन ऐसा ही यूनिट है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट, दैट इज मीटर होना चाहिए। तो फार्मूला पे भी हम डाल देते हैं। ठीक है, हमें वर्क निकालना है, तो W इज इक्वल टू F का वैल्यू 10 दिया है, इसका हम क्या डालेंगे 0.3। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या सेम है, आप ऐसा 0.3 मीटर लिखो या फिर 30 इंटू 10 का पावर -2 मीटर लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, जूल होगा। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 जूल। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, और यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल लिख सकते हो। अगर आपको जूल नहीं लगता कि नहीं मुझे जूल नहीं लिखना है, तो आप 3 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेम है, जूल और न्यूटन मीटर सेम है। ओके, ये ऐसा यूनिट में आ गया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आपको अगर CGS यूनिट में लिखना रहा तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप क्या कर दोगे, इसको बेसिकली 3 इंटू 10 का पावर 7 अर्ज। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। ये केस पे आ गया, CGS पे आ गया, इसका पूछा नहीं है लेकिन मैंने बता दिया एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, ओके, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्ले एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब एंगल 30 हो विथ रिस्पेक्ट टू
विद द रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये सब ये आपको भी ट्राई करना है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये आप ट्राई करिए। यू हैव टू ट्राई दिस, ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी। लगता है तो ये भी ट्राई करिए। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया है एंड हाइट दिया है। ठीक है, डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया है, मास दिया है। तो आपको फोर्स वाले जो चैप्टर था हमारा, ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट इधर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये भी एक बार ट्राई करिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करिए, ये पक्का ट्राई करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।